Ionization enthalpy due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of inner d orbital. There is an increase in ionization energy. देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्या, न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के अंदर which accompanies the filling of inner d orbital. तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है और थर्ड शेल की डी सब शेल में या इनर शेल की n-1, अगर ये n शेल है, फोर्थ शेल है, तो n-1 थर्ड शेल की डी में आप फिलिंग कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक. तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है विच accompanies द फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ प्रोटॉन बढ़ेगा. There is an increase in ionization enthalpy along each series of transition elements. लेफ्ट टू राइट, यानी कि जब आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलेंगे या फिर यट्रियम से कैडमियम की तरफ चलेंगे तो लगातार चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस में और इनर डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे लेफ्ट टू राइट. तो जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर इलेक्ट्रॉन्स पे इंक्रीज होगी. तो अट्रैक्टिंग पावर बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए बढ़ेगी कि बाहर से एनर्जी आप दे रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. तो ये रेगुलर ट्रेंड है अक्रॉस अ पीरियड जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं. The irregular trend in the first ionization enthalpy, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी वो भी 3D सीरीज. 3D सीरीज कौन सी है? स्कैंडियम टू जिंक. स्कैंडियम टू जिंक में चलने पर 3D सीरीज में पहला इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो उसमें अक्रॉस अ पीरियड चलने पर लगातार एक जैसा आपको इंक्रीज नहीं मिलेगा. इर्रेगुलर ट्रेंड है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बाहर वाली वैलेंस शेल में से, चाहे स्कैंडियम हो, टाइटेनियम हो, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर वहां पे क्या होता है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिलेटिव एनर्जीज जो है वो क्या हो जाती हैं, ऑल्टर. और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस शेल 4s और 3d ऑर्बिटल है. कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे पहले 4s में से या 3d में से, तो वहां पे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऑल्टर होती है और वहां पे एक और एनर्जी रिलीज होती है, reorganization energy. Thus there is an reorganization energy accompanying ionization. दोबारा से redistribution होता है एनर्जी का और इस वजह से वहां पे कुछ एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है और इस वजह से आप कह सकते हैं कि इर्रेगुलर ट्रेंड पहली 3D सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपका देखने को मिलता है. Chromium has low first ionization energy because loss of an electron gives stable configuration. तो क्रोमियम की configuration होती है आर्गन 3d10 सॉरी 3d5 4s1. तो यहाँ पे 3d5 4s1 जैसे ही आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो Cr पॉजिटिव जैसे ही बनता है तो आर्गन और सिर्फ रह जाएगा क्या, 4s1 में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और 3d5 यहाँ पे रह जाने वाला है. तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. तो लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है? बिकॉज लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन गिव्स स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. और ये स्टेबल क्यों है? अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर मोर stable. Zinc, cadmium, mercury has very high first ionization enthalpy. तो पहली ionization enthalpy फर्स्ट क्यों है? जैसे जिंक लिख लेते हैं, आर्गन, हम जिंक 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो ये हो जाता है 3d10 and 4s2. तो n-1d इन सब के अंदर जिंक, कैडमियम, मरकरी एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं. तो इनके अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ns ऑर्बिटल जो कि फुल्ली फिल्ड है और ये एक सारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं 3d10 4s2 कंप्लीटली फिल्ड है सब कुछ, इसलिए वहाँ पे वेरी हाई सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में दिक्कत आती है. There is fall in second ionization energy from chromium to manganese and copper to zinc. तो second ionization energy जो है वो आपकी
फॉल होती है जब आप क्रोमियम से मैंगनीज मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, यूनिपॉजिटिव कैटाइन बना दिया, उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो वहां पे क्या होगा, फॉल होगा आयनाइजेशन एनर्जी में. देयर इज फॉल इन ionization energy from chromium to Mn and from copper to zinc because after the removal of first electron, chromium and copper acquire a stable configuration and removal of second electron is difficult. तो कॉपर और क्रोमियम दोनों स्टेबल, देखिए क्रोमियम में तो आपने देखा है एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और कॉपर के अंदर यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, कॉपर यहाँ पे होता है 29, 29 के बाद यहाँ पे आ गया आर्गन, एक्सेप्शन है 3d10 4s1. तो जैसे ही आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे Cu पॉजिटिव में से ही निकालोगे, तो Cu पॉजिटिव आयन अगर आप देखोगे तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन कर चुका है क्योंकि D यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको दिक्कत आएगी. 4s0 हो गया, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है. इसीलिए जब आप क्रोमियम टू मैंगनीज जब आप चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है क्रोमियम में क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, और कॉपर टू जिंक में कॉपर में ज्यादा है क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है. तो लेकिन जब इनके आगे वाले एलिमेंट में जाओगे तो वहां ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, वहां आप आसानी से निकाल लोगे, कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर. तो ये क्वेश्चन आता है जिसका जवाब हम दे सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर कॉपर और क्रोमियम में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस अचीव हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल. हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल. Difference in ionization energy of successive d block element in a period is very small because of effect of increased nuclear charge. समझा ये रहे हैं यहाँ पे कि जब आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, जब आप इस तरफ चलते हो तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है द डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एक के बाद है स्कैंडियम टू टाइटेनियम टू वेनेडियम टू क्रोमियम, अगर आप चेक करोगे आयनाइजेशन एनर्जी एक पर्टिकुलर पीरियड में इनका डिफरेंस बहुत स्मॉल है. आखिर क्यों इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस स्मॉल क्यों है? वेनेडियम क्रोमियम में स्मॉल क्यों है? क्रोमियम मैंगनीज में स्मॉल क्यों है? मैंगनीज आयरन में स्मॉल क्यों है? रीजन ये है, देखिए हो क्या रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो आपका क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि अपोज करेंगे, और ये दोनों एक दूसरे को काउंटर इफेक्ट कर जाते हैं यानी कि कंपेंसेट कर जाते हैं. समझिए ये न्यूक्लियस है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट समझिए, ये एक शेल है और ये इस बाहर वाली शेल है, आउटर मोस्ट शेल, और ये एक अंदर वाली शेल है. अब वो क्या रहा है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक तो न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्ट कर रही है, तो ये अंदर की तरफ पकड़ के रख रही है इसको, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोकेगी. दूसरा क्या है, अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो ये क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स को कमजोर कर रहे हैं रिपल्शन के कारण, और ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को काट भी रहे हैं यानी कि कम भी कर रहे हैं. कैसे, रिपल्शन की वजह से. और अट्रैक्टिव फोर्स को ये जो रोकते हैं, ये जो शील्ड बनाते हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, ताकि न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो जाए, इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन बन गई, इलेक्ट्रॉन की शील्ड बन गई, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बाहर नहीं आ रही. तो एक जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स एक स्क्रीन बना रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में 10 होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन एक ऐसी स्क्रीन बना देते हैं, जितने भी वहां पे होंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स एक शील्ड बना देते हैं, जिससे न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ कम हो जाती है. और इस वजह से क्या होता है, ये दो चीजें एक दूसरे को ऑपोज करती हैं. द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डी इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑपोज ईच अदर, ये ऑपोज करते हैं एक दूसरे को, कंपेंसेट करते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत लेस वेरिएशन देखा जाता है. इनकी वैल्यूज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता. तो अगर आपसे पूछा जाए कि
Across a period, there is very little difference in value of ionization energy of transition element. What is the reason? ये दो चीजें आप यहाँ पे समझा सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज कंपेंसेट ईच अदर, ये और या ये लैंग्वेज आप लिख सकते हैं. Copper, nickel, zinc show maximum oxidation state of +2 because the value of third ionization energy is very high. तो कॉपर ले लीजिए, निकल ले लीजिए, जिंक ले लीजिए. तो जिंक के एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, बाकी सब ऑब्जर्वेशन है. तो जिंक आपको समझ में आ जाएगा. जिंक जैसे 30 लिया जाए, आर्गन यहाँ पे 3d10 एंड 4s2. अब आप Zn2 पॉजिटिव बना लो, क्योंकि यहीं से तो निकालेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन. तो Zn2 पॉजिटिव में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन आपके चले गए, तो 3d10 आप करेंगे. अब यहाँ से कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल में से थर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, तब Zn3 पॉजिटिव बनेगा. तो इसीलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी एलिमेंट शो कर रहे हैं, कॉपर है, निकल है, जिंक है, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपको काफी हाई वैल्यू है, जिसकी वजह से आयन अनस्टेबल हो जाएगा अगर बनेगा भी 3 पॉजिटिव. तो the first ionization energy of 5d elements are higher as compared to those of 3d and 4d elements because weak shielding effect of 4f electrons. तो यहाँ पे समझिए कि हम यहाँ पे 3 सीरीज लिखते हैं, 3d सीरीज, 4d सीरीज, थ्री डी सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज. ये कौन से पीरियड में? फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड में होती है और ये सिक्स पीरियड में होती है. ये आपका स्कैंडियम टू जिंक है, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक. यहाँ पे यट्रियम आ जाता है, यट्रियम 39 टू कैडमियम 48, और यहाँ लैंथनम आ जाता है 57 टू कैडमियम 48, और ये मरकरी 80 तक. तो यहाँ पे स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है, यहाँ पे आपका आता है जिरकोनियम, और यहाँ पे आता है हैफनियम. अब आप इनके एटॉमिक नंबर देखोगे तो ये आपका 22 है, और ये जो इसके बीच में 57 से लेके ये सीधा 72 आ जाता है, और ये लगभग आपका 40 के आसपास होगा. ठीक है, जिरकोनियम. लेकिन यहाँ है क्या, लैंथनम 57 का 72. चलिए जिरकोनियम 40 होगा, 39 के बाद है 40 आएगा. लेकिन ये क्या 57 का 72, तो बीच में क्या आ गए? बीच में आ गए लैंथेनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स आने की वजह से वहां पे क्या हुआ, जो 4f सबशेल है वो भरी गई. तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई 4f की फिलिंग नहीं थी, यहाँ पे 4f की नहीं थी. 6 पीरियड में 4f की फिलिंग आ गई. 4f की फिलिंग से क्या हुआ, नीचे सीरियम 58 जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, टू लुटेशियम 71 तक 14 एलिमेंट्स आपके यहाँ पे ऐड हो गए. 14 जिन्हें लेंथेनॉइड्स कहते हैं, आप लेंथेनॉइड्स इन्हें कहते हैं. लेंथेनम के साथ ही रखे जाते हैं ये पीरियोडिक टेबल में. तो ये आपके यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ गया. देखिए 57 और 72 के बीच में आप अंदर देखेंगे तो आपको 14 का मिलेगा, 58 टू 71. तो इस तरीके से 14 एक्स्ट्रा चार्ज आ गया न्यूक्लियस में, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया. लेकिन 5f जो 4f सबशेल है, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है. तो यहाँ पे यही बताया है कि 5d जो एलिमेंट्स हैं, ये 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, ये 5d एलिमेंट्स आर हायर ionization. The first ionization energy of 5d elements are higher as compared to 3d और 4d. 3d और 4d सीरीज से इन एलिमेंट्स की हायर ionization energy क्यों है? क्योंकि रीजन ये है कि लैंथनम के बाद एक तो 14
आपके एलिमेंट्स ऐड हो गए तो 14 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया लेंथेनम के बाद, जो कि यहाँ नहीं आ रहा था। जिरकोनियम 39 टू 40 जा रहा है, 57 टू 72 जंप हो गया, तो 14 जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और 4f सबशेल नाकाबिल है इसको शील्ड करने में न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स को, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो इसको अगर मैं डायग्रामेटिक बताऊं तो आपको ये न्यूक्लियस, पहली शेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो छठी शेल के अंदर आपका 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचवी शेल में d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और फोर्थ शेल के अंदर f में फिलिंग हो रही है। तो F में आपकी फिलिंग होती है 1 to 14 तक, 4F के अंदर। ये थर्ड शेल है, ये सेकंड शेल है, फर्स्ट शेल है। अब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज 14 बढ़ गया, लेकिन ये 14 पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये रोक नहीं जा रहे, ये रोक नहीं पा रहे इसकी अट्रैक्टिव फोर्स को, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे भी आपकी चली जाएगी। तो न्यूक्लियस इसको और तेज पकड़ लेगा, जिसकी हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। और 5d एलिमेंट्स की इस वजह से क्या होगा, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी ऑफ मैंगनीज इज हायर देन दैट ऑफ आयरन। तो समझ लेते हैं, Mn यहाँ पे होता है 25, तो 25 यहाँ पे होगा आर्गन, आर्गन 3d5 4s2। अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d5। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो 3d5 में से, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। तो Mn2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते। इन कंपेरिजन टू आयरन, आयरन कितना होता है 26 में आपने बनाया आर्गन, आर्गन के बाद आप यहाँ पे 3d6 4s2 होता है। तो Fe2 पॉजिटिव आप बनाओगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, तो यहाँ पे आर्गन 3d6 है, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। लेकिन यहाँ से आप अगर देखोगे तो आयनाइजेशन आसान है अभी भी, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, d में 6 इलेक्ट्रॉन है, और आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, ये तो ये स्टेबल है। तो इसीलिए आसानी से Fe2 पॉजिटिव जो है 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में, और Fe3 पॉजिटिव में d5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए ये आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Mn2 पॉजिटिव आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें d5 कॉन्फ़िगरेशन अचीव है, ऑलरेडी इसकी d5 कॉन्फ़िगरेशन है Mn2 पॉजिटिव की, तो Mn3 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी d4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई भी चीज अपनी स्टेबल स्टेट छोड़ के अनस्टेबल में नहीं जाएगी, लेकिन अनस्टेबल स्टेट छोड़ के d6 कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के d5 में जरूर चली जाएगी। दैट्स व्हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Mn2 पॉजिटिव में से आपको हायर आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। Thermodynamic stability of compounds of transition metal can be evaluated in terms of magnitude of ionization enthalpy। देखिए कई बार स्टेबिलिटी हम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, और वो भी आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे। स्मॉलर, जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी आप दोगे मेटल को, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी कंपाउंड की होगी। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आयनाइजेशन स्टेबिलिटी is inversely proportional to ionization energy। तो मेटल गैसीय स्टेट में ही आप ऑब्टेन कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, मेटल गैसीय स्टेट में ही ऑब्टेन कर रहे हैं मेटल आयन, जो भी n पॉजिटिव आयन है, मेटल से मेटल आयन आप बना रहे हैं, यानी कि ऐसे समझ लीजिए मेटल सॉलिड है आपके पास, और आप इसको मेटल n पॉजिटिव गैसीय स्टेट में आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो एनर्जी आप दे रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, तो जितनी कम एनर्जी आप देंगे यहाँ पे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी बनेगी, उतना ही ज्यादा स्टेबल। आप 50 जूल देंगे तो इसके अंदर 50 जूल आएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एनर्जी इसमें रह जाएगी। अगर आप 100 जूल देंगे तो इसके अंदर 100 जूल आ जाएगा। जितनी कम एनर्जी आएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक्स से करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, निकल कंपाउंड्स 2 पॉजिटिव आर मोर स्टेबल देन Pg2 पॉजिटिव। तो यहाँ जो निकल आयन की बात हो रही है Ni2 पॉजिटिव की हो रही है, और ये Pg2 पॉजिटिव से
ज्यादा स्टेबल है। इस चीज को गौर करिए। देखिए ये निकेल और प्लैटिनम की आयनाइजेशन एनर्जी पहली दो, Pt2 पॉजिटिव Ni2 पॉजिटिव बनाने को दो आयनाइजेशन एनर्जीज आपको देनी है। निकेल में कितनी है ये वैल्यू है, प्लैटिनम के कितनी है ये, तो नो डाउट निकेल की वैल्यू कम है प्लैटिनम से। तो दैट मीन्स जिसकी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी स्टेबल ज्यादा होगा, इसीलिए Ni2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Pt2 पॉजिटिव। वेयर एज अगर प्लेटिनम 4 को आप देखोगे तो वो ज्यादा स्टेबल है टू निकेल 2। अब देखिए आपने I1 I2 देने के बाद I3 I4 भी दे दिया, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। अब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में निकेल के लिए ये वैल्यू सप्लाई करनी है प्लैटिनम के लिए पे, तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि 6 यहाँ पे और यहाँ पे 8.8 है, तो नो डाउट निकेल में ज्यादा एनर्जी आप दे रहे हो, प्लैटिनम में कम दे रहे हो। तो 4 पॉजिटिव आयन के अंदर प्लैटिनम ज्यादा स्टेबल है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग स्टेबिलिटीज की बात हो रही है प्लैटिनम और निकेल को लेके। तो फॉर एग्जांपल K2PtCl6 इज वेल नोन कंपाउंड करस्पॉन्ड टू निकेल सॉल्ट इज अननोन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लैटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है वो +6 आ रही है, सॉरी +4 आ रही है। +4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, प्लैटिनम, तो इसीलिए ये तो नोन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं जी निकेल वाला कंपाउंड भी यहाँ पे होना चाहिए NiCl6, तो ये अननोन है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये भी +4 क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लैटिनम ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। निकेल 2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लैटिनम 4 कंपाउंड्स एंड प्लैटिनम 4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकेल 4 कंपाउंड्स। सो ये बात ध्यान में आपको रखनी है। लेकिन ये हमने गैसीय स्टेट में ही आयंस को एनालाइज किया है। आयनाइजेशन जब हम करते हैं तो जो आयन मिलता है वो हमें गैसीय स्टेट में मिलता है। बट अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रादर देन आयनाइजेशन एनर्जी। जो आप कंपाउंड में जो मेटल आयन देख रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी पे ना डिपेंड करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पे करती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जिसे एटमाइजेशन भी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आप यहाँ पे चेक करो ये मेटल सॉलिड है, मेटल से मुझे सॉलिड से मेटल का एक्वस आयन बनाना है तो मेरे को ये डायरेक्ट नहीं जा सकता, मुझे पहले मेटल सॉलिड को मेटल गैस में ले जाना पड़ेगा। 1 मोल मेटल सॉलिड मैं लूंगा, 1 मोल, ये ध्यान रखिएगा 1 मोल है, उसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा मेटल गैस में। तो जो मेरी एनर्जी खर्च होगी उसको आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कह सकते हैं, या फिर 1 मोल मेटल को जब आप लेके जा रहे हैं सॉलिड टू गैस में तो उसे एटमाइजेशन भी कहते हैं। तो मोर करेक्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होना चाहिए अगर आप मेटल सॉलिड ले रहे हैं। हाँ अगर आप कोई कंपाउंड ले रहे हैं जैसे NH4Cl तो आप उसे सब्लिमेशन कह सकते हैं। एटमाइजेशन से मेटल के केस में यूज होता है, वो भी 1 मोल मेटल। दूसरा, मेटल जब गैसियस फॉर्म में आ गया सॉलिड से गैस तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी खर्च हुई वो हुई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आई लिखा हुआ है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब्लिमेशन एंथैल्पी है। ये भी प्लस हुई है, प्लस मतलब एब्जॉर्ब हुई है, एंडोथर्मिक है। मेटल गैस को अगर आप इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे आयनाइजेशन एनर्जी तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी अंदर, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है और यहाँ पे गैसियस स्टेट में मेटल आयन मिल जाएगा। तो गैसीय स्टेट में जो मेटल आयन मिल रहा है वो किस बात पे डिपेंडेंट है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। तो यहाँ तक तो गैसीय स्टेट तक ठीक है, लेकिन हमें एक्वस में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी में डालना पड़ेगा। पानी में डालोगे तो एक एनर्जी रिलीज होगी जिसका नाम है हाइड्रेशन। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन माइनस होती है क्योंकि ये इवॉल्व होती है, तो 2 एनर्जीज एब्जॉर्ब हो रही हैं और एक इवॉल्व हो रही है। तो 3 चीजों पे डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं सिर्फ गैसियस फेज में। हम आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ तक की बात करते हैं गैसियस फेज में। जब एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं तो हमें पानी में डालना पड़ता है, पानी में डालने पर हमको यहाँ पे गैसियस स्टेट से एक्वस स्टेट में जाना पड़ता है। तो वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तब ये एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती है, ये हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती है और ये एब्सॉर्ब्ड होती है। यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जब आप मेटल गैसियस आयन को एक्वस स्टेट में डालते हैं। तो आपको इन तीनों एनर्जीज का सम करना है। अब इन डेल्टा H टोटल आप निकालोगे तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस में है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में है, माइनस में क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी आपकी माइनस में, अगर इनका सम करके डेल्टा H टोटल आप निकालोगे उससे आपको आगे एनालाइज करना है। दस डेल्टा H टोटल इज द टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन सॉलिड मेटल को, जब आप सॉलिड मेटल को
एक्वस स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो 3 स्टेप्स में आपको लेके जाना होता है इन एक्वस मीडियम इन द फॉर्म ऑफ मोनोवेलेंट आयन। और मैंने से मोनोवेलेंट आयन बनाया है, मैंने यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स ही निकाले, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, मोनोवेलेंट आयन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर अ मेजर ऑफ डेल्टा एच टी। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यहाँ बात हो रही है वो डेल्टा एच टी से पता चलता है। Quantitatively, the stability of transition metal ion in different oxidation state can be determined on the basis of electrode potential data. तो electrode potential data कैसे analyze करना है? Lower the electrode potential, that is more negative the standard reduction potential of electrode, more stable is the oxidation state of transition metal ion in solution. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दो मेटल लेते हैं E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, ये है -0.76 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका। ऐसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेते हैं किसका, आयरन का, Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe, ये है -0.44 वोल्ट। और E0 हम लेते हैं कॉपर का, Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, और ये +0.76 34। तो यहाँ पे अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। तो किस इलेक्ट्रोड का सबसे, किस मेटल आयन का सबसे नेगेटिव है, इसका, जिंक का। मोर स्टेबल इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी स्टेबल है, Zn2 पॉजिटिव, फिर Fe2 पॉजिटिव, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव में आपका ये है। जितना नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी, या जितनी लोअर, आप लोअर माइनस में जाएंगे तो जितना नीचे जाते जाएंगे फिगर बढ़ती जाएगी माइनस में, तो कम होता जाएगा, उल्टा होगा। तो जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी, हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मेटल आयन, जितना माइनस में आपका ये नंबर ज्यादा होगा, उतना वो स्टेबल मेटल आयन होना चाहिए। इस डेटा से हमें ये पता चलता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में आपको कैसे देखना है, गैसीय स्टेट में से दो ही एनर्जी खर्च हुई, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ही डिसाइड करेगी कि यहाँ पे ये मेटल आयन कितना कम है। तो जितने कम आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, और जितना ज्यादा डेल्टा एच टी टोटल से हमें ये पता चलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड जितना पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होगी उतना ही आपका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ट्रांजिशन मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस हो गई हैं, गैसीय स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में भी।